हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 किनेमैटिक्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम बॉडीज़ की मोशन को स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इंक्लूडिंग अ स्पेशल केस इन विच अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। और इसमें एक स्पेशल केस भी शामिल रखते हैं जिसमें बॉडी रेस्ट में होती है। मैकेनिक्स को हम फर्दर उसकी सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट, रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं? रिजिड बॉडीज़, a rigid body is an idealization of a body that does not deform or change shape under the action of force। कि रिजिड बॉडी जो होती है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करती या उसकी शेप तब्दील नहीं होती जब उस पर फोर्स लगाई जाती है। रिजिड बॉडी की एक डेफिनेशन ये भी है कि रिजिड बॉडी के एटम्स के दरमियान के जो डिस्टेंस होता है वो तब्दील नहीं होता ड्यूरिंग द मोशन या अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि अगर डिस्टेंस जो है वो उनके दरमियान का चेंज हो जाए तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर या बॉडी की शेप के अंदर तब्दीली आ गई है, वो डिफॉर्म हो चुका है या उसकी शेप के अंदर तब्दीली आ चुकी है। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ में हम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को देखेंगे। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ से मुराद वो बॉडीज़ जो डिफॉर्म हो सकती हैं या जिनकी शेप तब्दील हो सकती है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लिहाजा हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड कहते हैं गैस और लिक्विड को, यानी लिक्विड और गैस को हम कंबाइंडली कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम चैप्टर नंबर 6 या यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ को हम फर्दर सब कैटेगराइज कर सकते हैं या सब ब्रांचेस इसकी हैं स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट के अंदर, और डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को इन मोशन। डायनामिक्स को मज़ीद हम दो कैटेगरीज के अंदर या दो सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, किनेमैटिक्स और किनेटिक्स। किनेमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ बॉडीज़ विदाउट कंसीडरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी हम बॉडीज़ के मोशन को स्टडी तो करते हैं लेकिन हम उन पर लगने वाली फोर्सेस को स्टडी नहीं करते या कंसीडर नहीं करते। किनेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन है बॉडीज़ की विद कंसीडरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी यहाँ पर हम बॉडीज़ के मोशन को स्टडी करते हैं, साथ ही साथ हम उन फोर्सेस को भी स्टडी करते हैं जिन फोर्सेस की वजह से बॉडी मूव कर रही है या जिन फोर्सेस की वजह से बॉडी स्टॉप हो रही है। क्वांटिटी, स्टूडेंट, द अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग स्पेशली दैट कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटी हम किसी अमाउंट या नंबर को कहते हैं, स्पेशली जिसको हम मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटी कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटी, a number that is used to describe a physical phenomena quantitatively is called a physical quantity। एक कोई नंबर जो कि इस्तेमाल हो सकता हो फिज़िकल फिनोमेना को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करने के लिए, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड इज़ वेल डिफाइंड इज़ कॉल्ड ए फिज़िकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हम जितनी क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं
वो सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड सम हैव डायरेक्शन एज वेल, यानी हर फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन भी होती है। इसको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि जिनकी डायरेक्शन होती है उन्हें क्या कहते हैं और जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। Measurement and its need. Measurement is a process for knowing the magnitude of a physical quantity. Measurement एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं या मालूम करते हैं। Need. Whenever we want to know about a physical quantity, we have to measure it first of all. जब कभी हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उसे मेजर करते हैं। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ that are used to describe the motion of object can be divided into two categories. स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनके मैग्नीट्यूड्स होते हैं और कुछ की डायरेक्शंस भी होती हैं। तो यहाँ पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की बेस पर, यानी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, और ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन होती है उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़, all those physical quantities which can be specified by a magnitude are known as scalar quantities. तमाम ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई कर सकें, यानी मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकें, वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड हम किन्हें कहते हैं? मैग्नीट्यूड हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस यूनिट। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि मास जो है वो 4 किलोग्राम है, तो हेयर 4 is a numerical value. It is a numerical value and kilogram is its unit. Or a scalar quantity is completely specified by a single value with an appropriate unit and has no direction. स्केलर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वर्क, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, डेंसिटी, पावर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। Vector quantities, all those physical quantities having both magnitude and direction are known as vector quantities. ऐसी तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके मैग्नीट्यूड भी हों और डायरेक्शन भी हो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और हम ये कह सकते हैं अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ नंबर विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर प्लस ए डायरेक्शन। यानी हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, force, momentum, etc. For example, displacement is 65 kilometer north. तो इसमें 65 किलोमीटर 65 is the numerical value
kilometer is the unit and north is the direction. स्टूडेंट्स हम 65 किलोमीटर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को कंबाइंडली हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स हम ये किस तरह से जानते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन रखनी है और किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन नहीं रखनी है? तो इसके लिए स्टूडेंट आपसे अगर मैं कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें और आप उस चीज को डिस्प्लेस कर भी देते हैं और मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने आपसे इस तरफ डिस्प्लेस करने के लिए नहीं कहा था, तो आप मुझसे कहेंगे सर आपने बताया नहीं कि इसे किस डायरेक्शन की तरह डिस्प्लेस करना चाहिए। तो मेरी बात आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने आपको उसकी डायरेक्शन नहीं बताई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि फोर्स लगाएं, एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाने के लिए कहूँ, तो आप अगर उस पर फोर्स लगाएं और उस डायरेक्शन में फोर्स ना लगाएं जिस डायरेक्शन में फोर्स चाहता था, और मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए तो नहीं कहा था, तो आप मुझसे यही सवाल करेंगे कि सर आपने बताया नहीं था कि किस डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगानी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बातें हम बगैर डायरेक्शन के कंप्लीटली नहीं समझ सकते। अगर हमें कंप्लीटली ये बातें समझनी है तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि इस आइस का जो है वो मास कितना है, तो आप कहेंगे फॉर एग्जांपल 2 kg आइस का मास है। तो क्या आप इसके अंदर ये बात सोचेंगे कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, या आप मुझसे इसका सवाल करेंगे कि मैंने आपको इसकी डायरेक्शन नहीं बताई या इसकी डायरेक्शन आपको नहीं पता, इस वजह से आप इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स मास के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम उसको बगैर डायरेक्शन के कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम है, अगर मैं आपसे टाइम पूछूं तो क्या आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है, या आपने डायरेक्शन नहीं बताई थी? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मास और टाइम ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो बगैर डायरेक्शन की कंप्लीटली समझी जा सकती हैं। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। बगैर डायरेक्शन के हम उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, यानी वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और मास और टाइम की डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि हम उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विदाउट डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन से या एरो से शो करते हैं, जिसमें इस एरो की जो लेंथ होती है वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। लेंथ एक्चुअली represents magnitude, magnitude and the hat represent direction. राइट, तो अगर हम एक छोटा वेक्टर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ कम है यानी इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की ग्राफिकली, कि हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल हम
इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वेक्टर के ऊपर एरो का निशान होगा, यानी वेक्टर को किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर एरो का निशान होगा तो वो वेक्टर की निशानी है। या फिर हम किसी अल्फ़ाबेट को बोल्ड कर देते हैं, या हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके ऊपर या उसके नीचे एक लाइन बना देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के कंपोनेंट। स्टूडेंट्स, वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे ये वेक्टर फॉर एग्जांपल अगर रिप्रेजेंट किया गया है 3,2 से, तो इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट तक इसको ड्रॉ किया गया है ओरिजिन से, वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर 3 है और वाई एक्सिस के ऊपर उसकी वैल्यू 2 है। तो हम इस तरह से किसी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3,2 से। और इसको अगर हम इसके कंपोनेंट की बेस के ऊपर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 3i प्लस 2j। सपोज हम ये कर लेते हैं कि ये एक वेक्टर ए है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक 3i और दूसरा कंपोनेंट है 3j। अब स्टूडेंट ये i और j क्या है, इसको हम नेक्स्ट फिगर के अंदर देखते हैं। बेसिकली i इज अ यूनिट वेक्टर। I is a unit vector, ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो in the direction of x axis। तो ये यूनिट वेक्टर है I जिसकी लेंथ 1 यूनिट है और इसकी डायरेक्शन अलोंग x axis है। Similarly, J is along y axis and it has the magnitude 1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एक वेक्टर I कहलाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक वेक्टर j कहलाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे बनाने के अंदर ये थोड़ा बड़ा बना हुआ है, ये थोड़ा छोटा बन गया है, लेकिन इन दोनों की लेंथ क्या होती हैं, सेम होती हैं, बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। तो हम ये 3i प्लस 2j को इस तरह क्यों लिखते हैं? तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने कहा कि 3,2 को अगर हम ड्रॉ करें तो ये x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 3 होगी और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू 2 होगी। तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि 3 यूनिट वेक्टर्स को अगर हम इस तरह से सम करें कि i प्लस आई प्लस आई, तो ये टोटल कितना बनेगा? इट विल बी 3i इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और अगर हम इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर j को सम करें j प्लस j, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2j। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x एक्सिस के ऊपर जो वेक्टर है उसकी लेंथ 3i है, y एक्सिस के ऊपर जो वेक्टर है उसकी लेंथ 2j है। क्योंकि 0 से 1 तक एक यूनिट वेक्टर i बनेगा, 1 से 2 तक भी जो वेक्टर होगा उसकी लेंथ भी 1 यूनिट होगी, तो हम उसे भी i कह सकते हैं 1 से 2 तक वेक्टर को। और जो 2 से 3 वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ भी 1 ही होगी, लिहाजा वो भी एक यूनिट वेक्टर होगा 2 से 3 तक। और चूंकि वो भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होगा तो हम उसे भी i कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम y एक्सिस के ऊपर देखें तो 0 से लेकर 1 तक एक यूनिट वेक्टर बनेगा जिसे हम j कह सकते हैं, और 1 से लेकर 2 तक भी एक यूनिट वेक्टर बनेगा जिसे हम j ही कह सकते हैं। तो इस तरह से j प्लस j मिलके 2j बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि x एक्सिस के ऊपर 3i वैल्यू है और y एक्सिस के ऊपर हम लिख सकते हैं 2j। तो इस तरह से हम इस यूनिट वेक्टर a को
इस सॉरी इस वेक्टर ए को, नॉट अ यूनिट वेक्टर, इस तरह से कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. 3i is the x component and 2j is the y component. सिमिलरली अगर हम इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लेके जाएं तो -2i और +3j, तो ये वेक्टर, लेट्स सपोज इट्स अ डिफरेंट वेक्टर, तो हम इसे b से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं -2i +3j. क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो हम इसे -2i लिखेंगे, और वाई एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम इसे +3j लिखेंगे. स्टूडेंट, हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की सूरत में लिखते हैं. ये एक और एग्जांपल है जिसमें हेड 2,3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और वेक्टर की टेल को -3, -1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो हम इसके वेक्टर के हेड से इसकी टेल को माइनस करके वेक्टर फाइंड करेंगे. फॉर एग्जांपल हम इस वेक्टर को डी सपोज कर लेते हैं. तो अगर हम इस वेक्टर को यहाँ पर देखें तो ये 2i +3j है. इसमें से हम माइनस करेंगे -3i -j को. तो ये हो जाएगा 2i +3j माइनस माइनस प्लस 3i माइनस माइनस प्लस j. तो अगर हम 2i और 3i को ऐड करें तो इट विल बिकम 5i and 3j plus j is 4j. तो स्टूडेंट्स, इस वेक्टर को हम 5i प्लस 4j से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि अगर मैं इस -3 से 2 तक अगर मैं यूनिट वेक्टर्स बनाऊं तो तकरीबन 5 यूनिट वेक्टर्स बनेंगे इस तरह से कि 1 2 3 4 एंड 5. तो ये 5i एंड -1 से अगर यहाँ तक बनाए तो 4 यूनिट वेक्टर बनेंगे 2 3 एंड 4. तो हम इस तरह से इस वेक्टर को 5i प्लस 4j से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर कोई वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ नहीं हुआ हुआ तो हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके उन दोनों वेक्टर की वैल्यूज़ को, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके हम वेक्टर फाइंड कर सकते हैं. तो इसी तरह से हम वेक्टर को 3 डायमेंशनल में भी लिख सकते हैं. यहाँ पे 5i, इसको हम कोई वेक्टर d कह देते हैं. This vector has value along x-axis is 5i. इसको हम अगर एक्स जी प्लेन के ऊपर ड्रॉ करें तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी इसकी 5 और इसकी z की वैल्यू आएगी 3 और इसकी y की वैल्यू आ रही है 2. तो हम इसको लिखेंगे 5i प्लस 2j प्लस 3k. याद रखिएगा स्टूडेंट, जो k है वो हम z के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस इस k यूनिट वेक्टर अलोंग
x axis is I, unit vector along y axis is j। तो इस तरह से हम 3 डायमेंशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स की सूरत में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं इस तरह, ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखते हैं या हम एरो हटा देते हैं तो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो इस तरह लिखें, बगैर एरो के लिखें या मॉड लगा के लिखें, दोनों सूत्रों में हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और ये लिखा जाता है स्क्वायर रूट के अंदर। यानी हम स्क्वायर रूट के अंदर इस 3 का स्क्वायर करेंगे, x कंपोनेंट, उसके बाद y कंपोनेंट। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है लेकिन हमें प्लस लिखना होता है और ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर करते हैं। सिमिलरली हम 12 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 12 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। इसका सम बनेगा 169 और 169 का रूट होता है 13, तो हम लिखेंगे इसे 13 यूनिट्स। इसमें चूंकि हम ये एक जनरल फैक्टर ले रहे हैं इस वजह से हम यहाँ पे यूनिट लिख रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिक लेते जैसे फोर्स लेते तो फिर हम उस यहाँ पर उसकी यूनिट लिखते न्यूटन, या अगर हम डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर लेते तो हम उसकी यूनिट लिखते यहाँ पर मीटर या किलोमीटर। सिमिलरली अगर हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, इसको हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2 चूंकि पॉजिटिव है लिहाजा हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद प्लस, देन 2 इज पॉजिटिव, उसका भी स्क्वायर कर दिया, अगेन पॉजिटिव प्लस और -1 है तो इस -1 को ब्रैकेट में रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर इज +1, क्योंकि इवन पावर जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देती है। तो इसका सम बनेगा 9 और 9 का जो रूट होता है वो 3 होता है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।